नमस्कार दोस्तों। जो पहला पार्ट था हिमाचल प्रदेश की नदियों का, जो पहला पार्ट था वो हमने डिस्कस किया और उसमें हमने सतलुज नदी के बारे में चर्चा की। आज हम ब्यास नदी और ब्यास, रावी और चिनाब और यमुना नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं पहले हमने पढ़ा क्या क्या पिछले वाले पार्ट वन में। हमने क्या क्या भाग एक में या पार्ट वन या भाग एक में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने जल्दी जल्दी देखते हैं इसमें। सतलुज नदी का वैदिक नाम शतुद्री, संस्कृत नाम शतुद्र, और ये राक्षसताल से निकलती है। इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र 30.70% है, लगभग लगभग। चिनाब, अस्कनी, और वैदिक में अस्कनी, संस्कृत में चंद्रभागा, उद्गम तांदी, जहाँ पे चंद्र और भागा मिलती हैं उससे शुरू होती है। 14.2% इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र है। उसके बाद है रावी, जिसको वैदिक नाम है उसका पुरुषनी, और संस्कृत में उसको इरावती कहते हैं। ये बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है और लगभग 10% इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र है। उसके बाद है व्यास, इसको अजीरकिया वैदिक में कहते हैं और संस्कृत में इसको विपाशा कहते हैं। यह रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र 24.5% है। यमुना, इसका वैदिक नाम है कालिंदी और यह यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र हिमाचल में 1.6% है। तो इसके बाद हमने देखा कि सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, सिंधु नदी का नदी तंत्र का भाग है, जबकि यमुना और इसकी सहायक नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग है। जल घनत्व के आधार पर चिनाब सबसे बड़ी नदी है, जबकि जल घनत्व के आधार पर चिनाब हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है, जबकि सतलुज हिमाचल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यमुना सबसे छोटी है। उसके बाद हमने देखा था सतलुज नदी के बारे में। वो मैंने आपको करवा दिया है, यहाँ पे मैं नहीं करवाऊंगा। उसके बाद उसकी सहायक नदियां सतलुज की, वो भी हमने देख लिया था कौन कौन सी हैं। आज हम शुरू करेंगे ब्यास नदी पे। ब्यास नदी की चर्चा करेंगे आज। ब्यास नदी जल अधिग्रहण के मामले में ब्यास नदी सतलुज के बाद दूसरा स्थान रखती है, तो इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण नदी है हिमाचल की। और देखते हैं आज ब्यास और ब्यास की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ब्यास नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से हुआ है। तो ब्यास कुंड से जो रोहतांग दर्रा कुल्लू जिले और लाहौल स्पीति को जोड़ता था। पहले वहीं से सारा का सारा लोग सफर करते थे, चाहे गाड़ियों से चाहे पैदल। लेकिन अब अटल टनल निकल गई है, उसकी वजह से अब लोग रोहतांग दर्रे से कम ही जाते हैं। सिर्फ कभी कभार जो सैलानी है वो रोहतांग दर्रे के दीदार कर लेते हैं, लेकिन पहले यह रोहतांग दर्रे से ही सारा का सारा आना जाना होता था। तो ब्यास नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से हुआ है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ब्यास का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है। और यूनानियों ने ब्यास को हाइफसिस कहा था, हाइफसिस। और यह नदी पंजाब के हरि के पतन में सतलुज नदी से मिलती है। तो वैसे हिमाचल में तो इसकी कोई, ये हिमाचल में ब्यास किसी की सहायक नदी नहीं है, लेकिन असल में यह सतलुज की सहायक नदी है। और ये पंजाब के हरि के पतन में सतलुज नदी के साथ मिलती है। तो हरि के पतन कई बार आ जाता है कि ब्यास सतलुज के साथ कहाँ मिलती है। तो ये हरि के पतन पंजाब में मिलती है। ब्यास नदी की कुल लंबाई जहाँ से शुरू होती है और जहाँ ये सतलुज में मिलती है वो 660 किलोमीटर है। और हिमाचल में यह 256 किलोमीटर लंबी है। ये लंबाई के मामले में भी सतलुज के बाद ही आती है। ब्यास का जल ग्रहण जल अधिग्रहण क्षेत्र लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर है। ब्यास का जल ग्रहण क्षेत्र 12,000 वर्ग किलोमीटर है। ब्यास नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर या स्थान है? वो है मनाली। मनाली के बाद कुल्लू, भुंतर, पंडो, मंडी, नादौन, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर। यह प्रमुख स्थान है जो ब्यास नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। ब्यास नदी बजौरा के नजदीक कुल्लू जिले को छोड़कर मंडी जिले में प्रवेश करती है। मंडी मंडी जिले से मंडी जिले के संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है, संधोल। और मूरथल जो स्थान है वहां से यह पंजाब में प्रवेश कर जाती है। मूरथल कांगड़ा से पंजाब में प्रवेश करती है। ब्यास नदी कांगड़ा जिले की सीमा उन और हमीरपुर जिलों के साथ निर्धारित करती है। हमीरपुर जिले का नादौन शहर ब्यास नदी के तट पर बसा हुआ है। ब्यास नदी कुल्लू मंडी कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना जिले
को स्पर्श करती है, या उन जिलों से बहती है या स्पर्श करती है, उस हिसाब से ये इन इन जिलों के स्पर्श करती है या बहती है, वो है कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना जिले। इस तरह के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ब्यास नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती है या किस जिले में नहीं बहती है, तो उस मामले में आपने ध्यान रखना है कि जो ब्यास नदी है वो किन किन जिलों को स्पर्श करती है। अच्छा, अब देखते हैं ब्यास की सहायक नदियां। ब्यास की सहायक नदियां जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। पार्वती नदी, पार्वती नदी ये पार्वती घाटी की ऊंची चोटियों से निकलती है। पार्वती नदी की बात हो रही है, और भुंतर के समीप ब्यास नदी में मिलती है। मणिकर्ण और कसोल पार्वती नदी के किनारे स्थित हैं, जो काफी पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग सभी लोगों को पता है कि कसोल और मणिकर्ण के बारे में, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो पार्वती नदी भुंतर के समीप ब्यास नदी में मिल जाती है। उसके बाद है तीर्थन नदी। यह नदी लारजी लारजी जो स्थान है, लारजी पावर प्रोजेक्ट आपने सुना ही होगा। यह नदी लारजी में ब्यास में मिलती है। जो सैंज नदी है वो तीर्थन की सहायक नदी है। ये दोनों नदियां ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की ऊंची चोटियों से निकलती हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो तीर्थ नदी है कहाँ से निकलती है और कहाँ ये मिल जाती है। ये प्रश्न लगभग मैंने एक दो बार देखा है, ये आया आया है। हिमाचल के जो सामान्य ज्ञान है उसमें आता रहता है कि तीर्थ नदी किसकी सहायक नदी है। अच्छा, अगली जो प्रमुख नदी है वो है उहुल नदी। यह धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है और मंडी के समीप ब्यास नदी में मिलती है। उहुल नदी जो ब्रोट में जो प्रोजेक्ट है, जो पंजाब सरकार के अधीन है, अंग्रेजों के समय बना था, वो शानन वाला, वो ब्रोट से पानी उठा के हॉली लॉज के तरीके से जो शानन प्रोजेक्ट है उसमें उहुल नदी का पानी जाता है। तो उसके बाद अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ब्यास की, वो भी देख लेते हैं। राखली नाला, सोलंग नाला, ये जो सोलंग नाला मनाली के समीप काफी सोलंग वैली है, वही वो उसी को जो छोटा जैसा नाला बहता है, छोटा तो काफी पानी होता है उसमें, वो सोलंग नाला, वो भी ब्यास की सहायक नदी है। राहली नाला जो रहला फॉल है, वो राहली नाला वो वाला है ये। उसके बाद जीवनी खड्ड, सरवरी, न्यूगल, सुकेती, बीना, हंसा, रमा, भाखली, बढेड़, मान, कुणाह, बिनवा, बाणगंगा, लूनी, अवा, गज और चक्की, ये ब्यास की अन्य सहायक नदियां, और भी बहुत सारी होंगी छोटी छोटी, लेकिन ये प्रमुख हैं। तो हमें कम से कम इतना अगर इतनी नदियों का, सहायक नदियों का पता है तो हमें काफी जानकारी है, अगर हमें होगी तो इस हिसाब से इनमें से कोई आएगी तो हम उसको ठीक करके आएंगे, ये मैं सोचता हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा आती है तो अच्छी बात है। अच्छा, अगली जो नदी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थान धौलाधार पर्वत श्रेणी के बड़ा बंगाल के भादल और टंट गुर हिमखंडों में हुआ है। जी, बड़ा ऐसे क्वेश्चन जो प्रश्न आता है वो यही आता है कि रावी नदी का उद्गम स्थान क्या है, और उसमें जो ऑप्शन होती है उसमें बड़ा बंगाल ही होता है लगभग। तो लेकिन फिर भी इन केस अगर आ जाए कि बड़ा बंगाल में कहाँ होता है, तो भादल और टंट गुरु जो हिमखंड है वहां से रावी नदी दो अलग अलग धाराओं में निकलती है, और आगे चल के रावी नदी एक विस्तृत और बड़ी नदी के रूप में आगे जाती है। स्थानीय बोली में इसे रौती भी कहा जाता है। रावी नदी धौलाधार को पीर पंजाल श्रृंखला से अलग करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रावी नदी धौलाधार को किस श्रृंखला से अलग करती है, या पीर पंजाल को किस श्रृंखला से अलग करती है। इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, ये अलग तरह के प्रश्न होते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि रावी नदी धौलाधार को पीर पंजाल श्रृंखला से अलग करती है। रावी को यूनानी इतिहासकार हाइड्रस या रहोडिस नाम से संबोधित करते थे। हाइड्रस, हाइड्रस्टर, हाइड्रस्टर, सॉरी, मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया। रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, और हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का प्रवाह क्षेत्र या कितनी बहती है वो 158 किलोमीटर है। जल अधिग्रहण क्षेत्र 5,451 वर्ग किलोमीटर है। रावी नदी कांगड़ा जिला से चंबा में बजोल नामक स्थान में प्रवेश करती है, और खेड़ी से चंबा जिला को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है।
यह पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है, और ये पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी पंजाब है वहाँ पे यह चिनाब नदी में मिल जाती है। तो यह चिनाब नदी की सहायक नदी है। लेकिन हिमाचल में यह एक संपूर्ण नदी है, क्योंकि हिमाचल में यह किसी की सहायक नदी नहीं है। चंबा और भरमौर रावी के तट पर बसे हिमाचल के प्रमुख स्थान हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि रावी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। पहली तो वही तंतगिरी और भादल भांदल, जो मैंने बोला ना, ये इसकी जो दो जल धाराएं थी, वो उनको जहां जहां से निकलती है उसी नाम से उनको जानते हैं। जैसे टंटगुरु से तंतगिरी निकलती है, भादल से भांदल निकलती है, बड़ा भंगाल से, और आगे जाके ये रावी नदी का निर्माण करती हैं। बड़ा भंगाल से निकली ये है तंतगिरी और भांदल, बड़ा भंगाल से निकली दो जल धाराएं रावी नदी का निर्माण करती हैं। सियोल नदी यह प्रमुख सहायक नदी है। वैसे सबसे प्रमुख चंबा में रावी की प्रमुख सहायक नदी है। बैरा नदी भी काफी बड़ी है और वो सियूल नदी की सहायक नदी है। अन्य जो सहायक नदियां हैं रावी की, वो हैं चिड़चिड़, छतराड़ी, बोढिल, तुंडाह, साहो, बथरी, चनेड़, नैनी, बलजेडा, ये रावी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं चिनाब के बारे में। चिनाब तांदी नामक स्थान पर, तांदी लाहौल स्पीति में है, तांदी नामक स्थान में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती हैं। ये दोनों नदियां बारालाचा दर्रा भी लाहौल स्पीति में ही है। बारालाचा दर्रे के समीप, और यह मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है बारालाचा दर्रा। ये दोनों नदियां बारालाचा दर्रे के समीप चंद्रताल झील से बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती हैं। चंद्रताल झील से चंद्रा निकलती है, और दूसरी तरफ भागा नदी सूरजताल से निकलती है। सूरजताल जो झील है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं दोनों झील, सूरजताल और चंद्रताल। चिनाब को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। यह नदी जल घनत्व के अनुसार हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। ये हमने पहले वीडियो में भी देख लिया था, पढ़ा था, लेकिन हमें अगर हम बार बार इसका जिक्र करेंगे तो हमें यही याद हो जाएगा। चिनाब नदी की कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है, और हिमाचल में इसका प्रभाव या लंबाई 122 किलोमीटर है, तथा जल ग्रहण क्षेत्र 7500 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी लाहौल स्पीति जिले के थ्रोट से चंबा जिले में प्रवेश करती है, तथा संसारी नाले के पास चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर के पुडार घाटी में प्रवेश करती है। चिनाब पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब के किनारे पर बसे प्रमुख स्थान कोकसर गांव है, ये लाहौल स्पीति के हैं। कोकसर गांव, अटल टनल, अब अटल टनल ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। पहले कोकसर प्रसिद्ध था, जबकि हम रोहतांग से नीचे उतरते तो कोकसर आता था। अटल टनल, सिसु, तांदी, ये चिनाब के किनारे बसे प्रमुख स्थान हैं। चिनाब की सहायक नदियां तो बात करें हिमाचल की कौन कौन सी है। भागा नदी, यह लाहौल घाटी के बारालाचा बारालाचा दर्रे के समीप सूरजताल से निकलती है और तांदी में चंद्रा नदी में मिलती है। जबकि चंद्रा उल्टा हो जाएगा, ये भी चंद्रा भागा में मिलती है। चंद्रा नदी यह लाहौल घाटी की चंद्रताल झील से निकलती है और तांदी में भागा नदी से मिलती है। कोकसर गांव इस नदी के किनारे पर बसा है। अन्य सहायक नदियां जो चिनाब की हिमाचल में है, वो हैं मियार नाला, नवी नदी, सैचर नाला, ये चिनाब की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं यमुना। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री उत्तराखंड में होता है। यह उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के खोद माजरी या खोदरी माजरी में पूर्व दिशा से प्रवेश करती है, और कौच ताजेबाल में हरियाणा में चली जाती है। यह नदी हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य दक्षिणी पूर्वी छोर पर सीमा विभाजक रेखा भी है। इसका मतलब है कि यह हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा भी निर्धारित करती है। यमुना की कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है। हिमाचल में यमुना का प्रभाव क्षेत्र सबसे कम है, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र भी 2320 वर्ग किलोमीटर है।
पाउंटा साहिब जो सिरमौर जिले में है, वो यमुना नदी के किनारे बसा हिमाचल का प्रमुख स्थान है। इसके बाद यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। हिमाचल से निकलने वाली या हिमाचल से होकर गुजरने वाली गिरी नदी। गिरी नदी के बारे में देख रहे हैं। गिरी यह कुपर चोटी जो जुब्बल शिमला है वहाँ से निकलती है और पोंटा साहिब पोंटा के मुकामपुर के पास यमुना में मिलती है। जलाल नदी गिरी नदी की सहायक नदी है। जो मैंने ग्रीन ग्रीन करके लिखा है ना, अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो बाद में आपको पढ़ने के लिए आसानी रहेगी, क्योंकि मैं जो प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं महत्वपूर्ण उनको मैंने हरे रंग से लिखा है, जबकि बाकी जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल ब्लैक कलर से लिखा गया है। तो जलाल नदी गिरी की सहायक नदी है। जो जलाल है वो गिरी की सहायक नदी है, जो धारटी से निकलकर ददाहू के पास गिरी में मिलती है। गिरी को गिरी गंगा भी बोलते हैं। ये सिरमौर जिले को सिसगिरी या गिरियार या गिरिपार इस तरह से भी बोलते हैं। सिरमौर जिले को सिसगिरी और ट्रांसगिरी दो भागों में बांटती है। जैसे गिरी के इस तरफ वाला गिरियार और गिरी के जो उत्तराखंड की तरफ वाला है उसको गिरिपार इस तरह से भी बोलते हैं। जो हिमाचल की तरफ है उसको गिरियार कहते हैं। असनी गिरी नदी असनी गिरी नदी की एक और सहायक नदी है। जो असनी नदी है वो गिरी नदी की एक और सहायक नदी भी है, और गिरी नदी यमुना की सहायक नदी है। तो इस तरह से भी आ सकता है कि एग्जाम में इस तरह से भी आ जाता है असनी। कई बार आया यमुना निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो जो नहीं है अब उसमें हो सकता है आप असनी को भी नहीं कर दें, लेकिन असनी अगर गिरी नदी की सहायक तो यमुना की भी सहायक नदी ही होगी। अगली है टॉन्स नदी। यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। यह रूपिन जो रूपिन पास है वो हमारी सांगला घाटी को उत्तराखंड से जोड़ता है। वहाँ से रूपिन और सुपिन नदियों ये वहाँ पे एक जो छोटी जैसी नदी है निकलती है रूपिन, और एक और सुपिन है। नदियों की संगम नेटवार से शुरू होती है। यह उत्तराखंड के कलसी नामक स्थान पर यमुना से मिलती है। अगली है पब्बर नदी। यह टॉन्स की सहायक नदी है। जो टॉन्स प्रमुख नदी है यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, उसकी सहायक नदी है पब्बर, जो शिमला के चंद्रनाहन झील से निकलती है। और अगली है मारकंडा। यह क्यारदा दून से निकलती है। ये भी यमुना की सहायक नदी है। आंध्रा नदी ये शिमला के चिड़गांव से निकलती है और पब्बर की सहायक नदी है। जो आंध्रा है वो पब्बर की सहायक नदी है और पब्बर टॉन्स की सहायक नदी है। पटसरी यह भी पब्बर की सहायक नदी है। जो पटसरी नदी है वह भी टॉन्स फिर टॉन्स की सहायक नदी हुई, और टॉन्स किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो इस तरह से ये चेन है एक तरह की। यह पब्बर की सहायक नदी है जो शिमला के खड़ा पत्थर से निकलती है। बाटा यह नाहन चोटी के तल पर उत्पन्न होती है। इसे जलमूसा का नाला भी कहते हैं। तो ये तो थी यमुना की सहायक नदियाँ। ये हिमाचल की नदियों का जो मैंने दो वीडियो अलग अलग पार्ट्स में बनाए उसका आखिरी वीडियो था। इसमें हमने ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना नदी के बारे में थोड़ी चर्चा की और उनकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी देखी भी, कौन कौन सी उनकी सहायक नदियां हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू।